गुड इवनिंग बच्चों। सब आप सब कैसे हैं? आज हम लोग नई क्लास का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के ऊपर जाएंगे। इंट्रोडक्शन में आपको पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। कल मैंने बुक्स के बारे में आपको बताया था कौन कौन सी बुक्स आपके सिलेबस में हैं, और दिवाकर की बुक और खुल्लर की बुक मैंने 2 बुकें आपको भेजी थी। दिवाकर की बुक में अच्छा दिया हुआ है, जैसे पिछले साल भी आपने दिवाकर की बुक ली थी। तो आप लोग कोशिश करो कि 1-2 दिन में बुक अपनी खरीद लो। दिवाकर की बुक है ये, भौतिक भूगोल अच्छा दिया हुआ है इसके अंदर, तो आप अच्छी तरह से अपना सिलेबस इसमें कर सकते हो। अगर हम लोग भौतिक भूगोल के बारे में जानें तो आपके फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छा दिया हुआ है, और जो आपकी बुक है इसको टोटल 4 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। चारों यूनिट को हम लोग देखें तो काफ़ी एलिबरेटली इन्होंने सब कुछ समझाया हुआ है और बहुत अच्छा डिवीज़न किया हुआ है। तो पहली जो खंड है, पहली यूनिट है, उसमें आपके 4 चैप्टर्स हैं। उसमें मैक्सिमम चीज़ें जो ज़मीन के नीचे की बनावट है उसके बारे में दिया हुआ है, जैसे भौतिक भूगोल क्या होती है, फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है, ये फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है। दूसरा जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होती है, जो उसमें किस तरह पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे बनी है और किस प्रकार इसकी बनावट है, उसमें क्या क्या मटेरियल है, उस चीज़ को उसमें दर्शाया गया है। उसके बाद में जो थर्ड चैप्टर है उसमें भूगर्भिक समय मापक वो क्या होता है, उसको कैसे बनाया गया है, किस तरह क्या दिखाता है, किस तरह से उसको फंक्शन क्या है उसको वो दिखाया गया है। और चौथा चैप्टर जो है चट्टाने, ये चट्टाने का चैप्टर आपने जो पहली दूसरी क्लास से ही शुरू हो जाता है हमारे सिलेबस में। तो चट्टाने क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, जैसे पैंथेटिक चट्टाने, तलछटी चट्टाने, ये सब चट्टाने कौन कौन सी, आग्नेय चट्टाने, ये सब आपने पढ़ा हुआ है इन चट्टानों के बारे में। तो पहली यूनिट है, काफ़ी आसान है आपकी, लेकिन इसमें डायग्राम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे तभी जाके ही मार्क्स आपको मिलेंगे। जो दूसरी चीज़ है, दूसरा यूनिट है, वो यूनिट है आपकी ये भू संचलन के बारे में। अर्थ मूवमेंट क्या होते हैं, जो भूमि का मूवमेंट होता है ना, जैसे अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, वो क्या होता है, क्यों आता है, उस चीज़ को इसमें दर्शाया गया है। और उस चीज़ को आप बुक में अगर पढ़ोगे तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। काफ़ी आसान सी बुक है और सिलेबस भी आपका बहुत छोटा सा है। जो आपका अगला चैप्टर है भूकंप और ज्वालामुखी। भूकंप कैसे आते हैं, ज्वालामुखी क्या होता है, किस तरह आता है, भूमि की किन क्रियाओं के कारण ज्वालामुखी आता है, तो अर्थक्वेक वोल्केनोज के बारे में इसमें बताया गया है। जो अगला चैप्टर है थ्योरी ऑफ आइसोस्टेटिसिटी, इसके बारे में बताया गया है। ये थ्योरी आपकी थोड़ी सी हार्ड है, ये थ्योरी आपको देखनी पड़ेगी, ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ये काफ़ी हार्ड दिखाई देगी आपको, लेकिन ये भी थोड़ा सा इजी है। कोई सिलेबस आपका थोड़ा है तो आप लोग पढ़ लोगे और आप लोग इसको कर सकते हो। अगला चैप्टर है वो थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये भी थोड़ा सा हार्ड है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में आप पढ़ोगे, 2-4 बुक पढ़ोगे तभी, और ये आपके एमए तक पीछे नहीं छोड़ेंगे। ये 2-4 इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं थ्योरीज का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में, ये आपके एमए तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो एमए तक ये सब आपको पढ़ने हैं, इसलिए आपको अभी से तैयारी शुरू कर दोगे तो आपको एमए तक प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अभी से आप नोट्स बनाओ, और इनको जिसको भी एमए करना है, आगे इसी चीज़ की पढ़ाई करनी है, वो बच्चे इसको शुरू से ही अपना बेस बना कर चलेंगे तो अच्छा लगेगा। उसके बाद में आपका है जो सेकेंड यूनिट का लास्ट चैप्टर है, ये है प्लेट टेक्निक। प्लेट टेक्निक क्या होती है, प्लेट टेक्निक पृथ्वी के जो निचला ये पृथ्वी बनी हुई है, इसमें प्लेट कैसे बनी होती है, कौन कौन सी प्लेट्स होती हैं, इनके मूवमेंट के कारण क्या होता है, ये सब चीज़ें इसमें दर्शाई गई। तो ये प्लेट टेक्निक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका एमए तक पीछा नहीं छोड़ेगी, तो ये आपका अपना ध्यान रखना है। उसके बाद में तीसरी यूनिट हम लोग शुरू करें तो तीसरी यूनिट काफ़ी छोटी है और सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। इसमें वेदरिंग के बारे में बताया गया है, वेदरिंग के इफ़ेक्ट क्या है, वेदर चेंज होते हैं तो इफ़ेक्ट क्या है, और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, जो वेदरिंग होता है तो उसके सॉइल्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, चट्टानों के इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, ये सब चीज़ें उसमें दर्शाई गई हैं। तो उसको आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद में है मास मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं। मास मूवमेंट्स के बारे में थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा आपको, लेकिन इंटरेस्टिंग है, आप अगर पढ़ोगे बाद में जाके तो आपको काफ़ी इजी लगेगा। और ये भी चैप्टर्स आपके हैं जो ये भी आपके आगे एमए तक चलेंगे, आपको उसमें पीछा नहीं छोड़ेंगे आपके।
तो जिसको ज्योग्राफी पढ़ना है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। उसके बाद में है ये दोनों चैप्टर्स हैं वो 3rd यूनिट में है। 4th यूनिट काफ़ी बड़ी है आपकी। 4th यूनिट में हम लोग देखें तो साइकिल इरोजन क्या है, इरोजन क्या है, नदियों का इरोजन है, हवा का इरोजन है, ये इरोजन होता क्या है और इरोजन के इफेक्ट क्या क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको इसमें देखनी पड़ेंगी। तो इरोजन के बारे में आपको डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ इसमें आएंगी और इरोजन किस प्रकार होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें इसमें देखनी पड़ेंगी। काफ़ी आसान है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप पढ़ते आ रहे हो वही चीज़ें इसमें अभी भी होती। उसके बाद में अगला चैप्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इजी है, जो इसको भी आप लोग पढ़ चुके हैं। पवन के कार्य हैं इसमें, पवन हवा के कार्य कौन कौन से हैं, अपर्दन, परिवहन वगैरह वगैरह, जो भी निक्षेपण वगैरह ये सब कार्य ये आपका इसके अंदर आते हैं। तो इससे क्या क्या बनता है, अगर बाई चांस हवा चलती हैं, अपर्दन करती हैं, निक्षेपण करती हैं, तो आपका इसका क्या क्या चीज़ें बनती हैं, जिस चीज़ के बारे में इसमें दर्शाया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी इसमें, और ये भी चीज़ें आप पढ़ चुके हो, ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। इसके बाद में है नदी के कार्य। नदी के कार्य भी आप लोग पढ़ चुके हैं, नदियाँ क्या क्या कार्य करती हैं। वही जो हवा के कार्य हैं वही कार्य नदियों के कार्य हैं। तो उन चीज़ों को आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और उसको आप पढ़ चुके हो और ये आगे तक आपका चलेगा। और आपको चाहे कि किसी भी फील्ड में आप चले जाना है, नदी के कार्य और हवा के कार्य है, ये पीछा नहीं छोड़ेंगे आप, और काफ़ी आसान है, इंटरेस्टिंग भी है। इसके बाद में है जो अगला चैप्टर है, इसमें भूमिगत जल एवं कास्ट ऋषिमुनि। तो भूमिगत जल जो है, जैसे हम लोग हैंडपम्प वगैरह लाते हैं, नीचे जो पानी निकलता है वो भूमिगत जल कहते हैं। तो उसका क्या कार्य है, किस तरह से आता है, भूमिगत जल का क्या इफ़ेक्ट है, इसका क्या फ़ायदा है, और जिसकी लेवल ऊपर जाना नीचे जाना कि क्या होता है, ये सब चीज़ें आप लोग इसमें पढ़ोगे। इसके बाद में है हिम नदी के कार्य एवं हिम नदियों का स्थल आकृतियाँ। जैसे नदी की आकृति होती है, नदी के कार्य होते हैं, हवा के कार्य होते हैं, इसी प्रकार नदी के भी हिम नदी के भी कार्य होते हैं। हिम नदी क्या करती है, कहाँ होती है, किस तरह आगे चलती है, और इसकी कौन कौन सी आकृतियाँ वगैरह बनती हैं, ये सब चीज़ें आपकी हिम नदी के कार्य वगैरह में देखना पड़ेगा। ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगला जो है समुद्री तरंगों के कार्य। समुद्री जो तरंगें होती हैं, जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, समुद्री तरंगों से बिजली बनाई जाती है। आजकल का जो वो है, मैंने चैप्टर में पढ़ाया था पिछली क्लास में आपको, समुद्री तरंगों से आजकल बिजली भी बनाई जाती है। एनर्जी जो है, इफ़ेक्ट है इसका, उसका फ़ायदा उठाया जाता है, उसका कार्य किया जाता है, तो उसका भी आपको इसमें प्रदान किया जाएगा। तो ये टोटल आपके 17 चैप्टर हैं जो आपको अपने इसमें करने हैं, और 17 चैप्टर्स में आपके हर चैप्टर इम्पोर्टेंट है, और पिछली बार की तरह आपको ढील नहीं देनी है। आपको अपना जो भी बच्चा ज्वाइन कर लेगा उसी बच्चे को मैं अपनी क्लास में रखूँ। बार बार क्लास चेंज करना, डिवाइड करना, बाद में कोई बच्चा बोलता है कि मेरा वो मुझे पता नहीं था, क्लास का नहीं पता था, तो सब मेरे साथ एक्सेप्ट नहीं होगा। और इस बार मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हूँ, और मैं ऐसे वो आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं कि आप लोग सर रोने लग जाओगे कि मेरे को आता नहीं है, ये नहीं आता है, तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो उस बात का अगला ध्यान रखना, मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हूँगा इस पर। अभी बात आते हैं भौतिक भूगोल होता क्या है। भौतिक भूगोल का स्टडी जो फिजिकल ज्योग्राफी होता है। ज्योग्राफी काफ़ी पार्ट्स होते हैं बेटा। ज्योग्राफी कई प्रकार की होती है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, कई प्रकार की ज्योग्राफी होती है। उसी में एक भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी उसी का एक पार्ट है। तो उसमें भौतिक भूगोल का अध्ययन करते हैं हम लोग। तो भौतिक चीज़ें क्या होती हैं, फिजिकल एस्पेक्ट क्या क्या है, उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं हम लोग। जैसे पृथ्वी की वह शाखा है, ये जो भौतिक भूगोल पृथ्वी की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन किया जाता है। जो धरती पर जो भी चीज़ पाई जाती हैं उसके पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, उसको भौतिक भूगोल कहा जाता है। भौतिक पर्यावरण के तत्वों में भू आकार भी आ जाते हैं, चट्टानें भी आ जाती हैं, नदियाँ भी आ जाती हैं, जलवायु भी आ जाती है, प्राकृतिक वनस्पति भी आ जाती है, मृदा मिट्टी भी आती है, जीव जंतु भी आ जाते हैं, व खनिज इत्यादि भी आ जाते हैं। तो भौतिक पर्यावरण में सभी चीज़ें आ जाती हैं। ये जो भौतिक चीज़ें हैं उनका हम भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो ये आपका भौतिक ज्योग्राफी है, ये फिजिकल ज्योग्राफी है, यही आपको पढ़ना है। टोटल बुक में आपका यही दिया हुआ है। प्राकृतिक तत्वों का निर्माण प्रकृति करती है, इसकी रचना में मनुष्य का हाथ नहीं होता, ये प्रकृति के द्वारा रचित होती है, इसमें मनुष्य का कोई भी हाथ नहीं होता। उन चीज़ों का अध्ययन हम लोग इस बार
करेंगे इस क्लास में करेंगे। भौतिक भूगोल में इन्हीं प्राकृतिक तत्वों से निर्मित भौतिक परिवेश का अध्ययन किया जाता है और इसका अध्ययन ही आप लोग करोगे तो इस क्लास में। कल मैं इसको रिपीट करूँगा जो चीज़ें हैं, और आप कोशिश करना कि इसको एक बार बुक को पढ़ लेना और लेक्चर को सुनोगे आप लोग तो आपको पता लग जाएगा कि भौतिक भूगोल होता क्या है। और मैंने काफ़ी स्टार्टिंग से आपको जैसे बता रहा हूँ, रिपीट करना है तो मेरे को फिर बता देना। कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो उस बच्चे आप इसमें ज्वाइन कर लेना। कल से मैं रेगुलर क्लास लूँगा तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना और अपना जो क्लास है उसको मिस मत करना। अभी जो डेफिनेशंस हैं वो मैं पहले से बता रहा हूँ, पिछली क्लास में मैंने बताया था। हर डेफिनेशंस को आपको याद करना पड़ेगा, डेफिनेशन में कोई समझौता नहीं होगा। तो उस डेफिनेशंस को जैसे पिछली क्लास में याद किया था, इस क्लास में भी ऐसे याद करना है और मैं क्लास में सुनूँगी। जैसे पहले जो डेफिनेशन है आर्थर सोम ने दी हुई है, तो इन डेफिनेशन को आप इंग्लिश में भी कर सकते हो, हिंदी में भी कर सकते हो, जैसा भी आपको याद करना है कर सकते हो। आर्थर होम्स के अनुसार अगर हम लोग भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, इसके अंतर्गत ग्लोबल धरातलीय उच्चावन, भू आकृति विज्ञान वगैरह, महासागरों तथा वायु की विवरणों का अध्ययन किया जाता है। तो आर्थर होम्स ने क्या है कि जो फिजिकल ज्योग्राफी होती है, इसके अंतर्गत हम जो धरातल पर चीज़ें पाई जाती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो उन चीज़ों को ही इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है A.K. लोबेक ने दी है, उसने कहा है कि भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई हैं, इनको आपको कंठस्थ कर लेना है। जो तीसरी डेफिनेशन है टार एंड वान एंजल्स की है। इसने बोला है पृथ्वी के भौतिक लक्षणों तथा उनके मानव पर प्रभाव का अध्ययन ही भौतिक भूगोल कहलाता है। जो पृथ्वी पर जो चीज़ें पाई जाती हैं उनका जो असर मानव के जीवन पे पड़ता है उसी को भौतिक भूगोल कहते हैं। तो सब ने अलग अलग अपने ढंग से डिफाइन किया गया है। जो लास्ट डेफिनेशन है ये है A.N. स्टालर की है। इसने बोला है कि भौतिक भूगोल सामान्य रूप से कई भूमि विज्ञानों का अध्ययन एवं एकीकरण है। जो कई चीज़ें की कई विज्ञान हैं उनको मिलाकर इसका अध्ययन किया जाता है, जो कि मानवीय वातावरण पर सामान्य रूप से प्रकाश डालते हैं। जो अपना मानव का जो वातावरण, मानव के जीवन के लिए जो वातावरण बना हुआ है उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं, उन चीज़ों का ही अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। तो उसी को हम लोग भौतिक भूगोल कहते हैं। अगर हम टोटल निष्कर्ष देखें इंट्रोडक्शन का या डेफिनेशंस का हम लोग इसमें टोटल निष्कर्ष देखें तो हम कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल अध्ययन का क्षेत्र है जो मानव के भौतिक वातावरण के तत्वों को एक दूसरे से जोड़ता है, वह उनकी व्याख्या करता है। तो आज हमने देखा कि भौतिक भूगोल क्या होता है और भौतिक भूगोल को हमने बुक के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। तो उसको आपने देखा कि आपने 4 यूनिट हैं, 4 यूनिट में अलग अलग चैप्टर्स हैं, इसको मैंने आपको बता दिया इंट्रोडक्शन में। और पहला जो चैप्टर है इसका कुछ ही पार्ट मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट ही आपको दिया है। आप लोग इसको पढ़ना जरूर, और जब बाद में ऐसा ना हो कि इकट्ठा हो जाता है बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर क्लास में आते हैं, कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। लास्ट में बोलते हैं कि मैं पहले दिन क्लास में आई हूँ। और बच्चों में लड़कियों में ये खास आदत है कि बाद में आकर रोना शुरू कर देती हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी पढ़ाई को जारी रखो। लॉकडाउन में आपके पास काफ़ी टाइम है और अपने टाइम का फ़ायदा उठाते हुए आप लोग इस टाइम का इस्तेमाल कर लो और अपने नोट्स वगैरह बना के अगली क्लास में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। इसीलिए मैं पहले बहुत बता रहा हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को अभी से लेके चलोगे, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाओगे, घर में रहते हुए पढ़ाई अपनी अभी कर लोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मेरे से कभी भी कोई काम हो तो मैं 8 से 9 बजे तक पूरा लाइन पर रहूँगा, और आपको कोई भी डाउट है, किसी प्रकार का भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन बेकार के डाउट्स वगैरह, जैसे कौन से सेक्शन में क्या होता है, उसका क्या है, ये है, आपको सेक्शंस वगैरह का पता हो जाना चाहिए। पिछले साल जो सेक्शंस थे हमारे A और B, वही सेक्शन हम लोग लेके चल रहे हैं। एक सेक्शन मेरे पास है, B सेक्शन प्रदीप सर के पास है। तो जिस क्लास में जो बच्चे थे वो उसी क्लास को ज्वाइन करें। अगर दोनों क्लास से इसको करना चाहें, लेक्चर सुनना चाहते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके मार्किंग वगैरह जो भी है वो हम जो टीचर आपका इंचार्ज है वही मार्किंग करेगा।
लास्ट में आकर नहीं बोलना कि हमें सेक्शंस का ही नहीं पता था, तो ये हम नहीं सुन पाएंगे। तो आप लोगों को मेरी एडवाइस है कि अभी से शुरू कर दो और आगे आप पढ़ाई वगैरह करते रहोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच।